नमस्कार, फेस बियॉन्ड फेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम आपसे रूबरू कराने जा रहे हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री और राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी जी से। सोलंकी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सुमेर सिंह सोलंकी भारतीय जनता पार्टी का बौद्धिक और संगठनात्मक चेहरा माने जाते हैं। आदिवासी वर्ग से आते हैं। प्रोफेसर से अपने करियर की शुरुआत करने वाले सोलंकी को नरेंद्र मोदी इतना पसंद करते हैं कि राज्यसभा में 2000 में उनकी सीधे आमद होती है और उसके बाद लगातार 6 वर्षों तक सफलतम कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं। सोलंकी जी एक सांसद के रूप में भूमिका और अब संगठन में महामंत्री के रूप में भूमिका, इन दोनों पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपकी यात्रा की हम बात कर लें कि कैसे प्रोफेसर और प्रोफेसर से सांसद बनना आपकी मर्जी के अनुसार, आपके लक्ष्यों के अनुसार हुआ या सब कुछ इत्तेफाक था? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि एक शिक्षक के रूप में काम मैंने करीब 25 साल तक किया। लेकिन इससे भी पहले मैं एक किसान का बेटा हूँ, बकरी चराने वाले किसान का बेटा। मैं खेतीबाड़ी में काम करते थे मेरे पिताजी, और खेतीबाड़ी में आज भी काम करते हैं मेरे माँ और पिताजी, और पूरा परिवार खेतीबाड़ी में काम करता है। मैंने जीवन में ये सोचा था कि पढ़ लिख कर कुछ अच्छा बने। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी तो 10वीं पास करके मैं शिक्षक बन गया, और 10वीं पास करके शिक्षक बनने के बाद मैंने पूरा अध्ययन प्राइवेट किया। 2004 में मैं कॉलेज में प्रोफेसर बना, और प्रोफेसर बनने से पहले मैंने मोटर बाइंडिंग भी की, बिजली फिटिंग का काम भी किया, मजदूरी का काम भी किया, खेतों में भी काम किया, मोटरों की पाइपलाइन बिछाने का काम भी किया। मेरे पिताजी के साथ 13 सालों तक खेतों में अनवरत हल चलाने का काम किया। काफी संघर्ष करने के बाद जब छोटे से मोहल्ले में मैंने पढ़ाना शुरू किया तो कुछ पैसे मुझे प्राप्त होने लगे, और उसी से मैंने प्राइवेट अध्ययन कॉलेज का प्रारंभ किया। मुझे लगता है कि मेरा जो सफर है, वो संघर्ष, जब मैं याद करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ऐसे गांव में जहां 92 में सड़क भी नहीं थी, उस गांव में मेरा जन्म हुआ, ठान में। बड़वानी जिले का एक छोटा सा गांव है, मुश्किल से आबादी 100-150 मकानों की है। लेकिन मन में एक जज्बा रखा था कि मैं पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी करूंगा, और मैं उसमें सफल भी हुआ। एक प्रोफेसर के रूप में मैंने 15 साल तक बड़वानी कॉलेज में भी पढ़ाया और खंडवा कॉलेज में भी पढ़ाया। लेकिन जीवन में कभी ये नहीं सोचा था कि राजनीतिक सफर भी मेरा प्रारंभ होगा। मेरा परिवार, मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, एक बेटा बेटी भी है। एक प्रोफेसर के रूप में मैं बहुत संतुष्टि से अपना काम कर रहा था, और जब 12 बजे के बाद कॉलेज का समय पूर्ण होता था तो मैं समाज जीवन में निकल पड़ता था, आदिवासी इलाकों में अपनी मोटरसाइकिल और झोला टांग के, और गांव-गांव घूमता था। गांव-गांव घूमता था, चौपाल, ओटला खटला चौपाल करता था, लोगों से बातचीत करता था। और ये सब काम इसलिए करता था कि आदिवासी समाज का बेटा होने के नाते जब मुझे सरकार इतनी अच्छी तनख्वाह दे रही है, इतनी अच्छी मुझे कुर्सी मिली, तो आधा दिन शेष जो बचा हुआ समाज जागरण के लिए, समाज जीवन में अच्छे काम करने के लिए निकल पड़ता था मैं। कभी नशा मुक्ति पर बात करता था, कभी वृक्षारोपण पे बात करता था, कभी जल संरक्षण पे बात करता था, और कभी समाज के बीच में शिक्षा पर बात करता था। लेकिन समाज के बीच में ये सब काम करते करते बड़वानी जिले के 600 गांवों में सरकारी अभियान भी मैंने चलाए। बाद में हर अभियान का प्रभार या नोडल अधिकारी मुझे बनाया जाता था। तो कॉलेज के प्रोफेसर होने के नाते मेरे मन में ये बहुत मन में कूट कूट कर भरा था कि मैं अपने समाज के लिए रात और दिन काम करूंगा। लेकिन सांसद बनूंगा या सांसद बनने के लिए मैं ये कर रहा हूँ, ये बिल्कुल भी मेरे मन में नहीं था, क्योंकि नौकरी ही इतनी अच्छी थी कि मैं उससे संतुष्ट था। पर संघ की विचारधारा से शायद प्रभावित हुए आप? संघ से अगर बात की जाए तो मैं कक्षा 10वीं में पढ़ता था, तब से जुड़ गया था। एक स्वयंसेवक के नाते में शाखा जाने का काम करता था। मुझे प्रचारक, बड़वानी में जिला प्रचारक आए, उन्होंने कहा कि शाखा चलना है, तो मैं शाखा से भी जुड़ा धीरे से। और संघ से जुड़ने के करीब करीब ये मान लो कि 1994 से लगा के आज 30 साल से अधिक समय मैंने संघ में व्यतीत किया। शाखा जाना, उसके बाद में इतिहास संकलन योजना का मालवा प्रांत का महासचिव भी बना, उसमें भी मैंने काम किया, इतिहास योजना में काम किया, और कल्याण आश्रम में, विद्या भारती में, सब में सारे संपर्क में रहे। मेरे व्यक्तित्व में अगर बेहतरीन निखार कहीं से आता है तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारकों के सानिध्य में मुझे मार्गदर्शन मिला, उससे आता है। मैं
एनएसएस का जिला कोऑर्डिनेटर भी रहा, विश्वविद्यालय में भी मैंने काम किया, मुझे श्रेष्ठ पुरस्कार भी मिले, पर मैं उनकी बात नहीं करता हूं। लेकिन ये मैं पुरस्कारों के लिए कभी काम नहीं किया। संघ में मुझे इसलिए अच्छा लगता था कि सामाजिक समरसता के साथ जनजाति समाज के भाइयों और बहनों की चिंता करने का काम हमारे प्रचारक जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वो करते रहे। मुझे अच्छा लगा, उनके मार्गदर्शन में मैंने निरंतर काम किया और मेरा सफर जो है वो उन्हीं के साथ में प्रचारक जीवन में उनसे मार्गदर्शन लेते के साथ में महाविद्यालय के प्राध्यापक के रूप में आगे बढ़ा। तो मैं कहूँगा मेरा जो संघर्ष और सफर था वो एक अच्छी नौकरी तक था। बाकी आगे का आपको पता है कि मैं एक दिन कॉलेज में था और कॉलेज में जब मैं क्लास में था, कक्षा ले रहा था, इतिहास विषय को मैं पढ़ाता था कॉलेज में। तो पढ़ाने के दौरान मुझे एक फोन आता है और वो फोन में ये कहा जाता है कि आपको राज्यसभा का टिकट दिया जाता है, आपको बधाई है। मैंने उससे पहले कभी भी नहीं सोचा था कि मैं राज्यसभा जाऊंगा। फिर उस समय कोविड की अवधि, सरकार की अस्थिरता, कमलनाथ जी की सरकार गिर गई और तमाम राजनीतिक उठापटक मध्य प्रदेश के इतिहास में नहीं बल्कि भारत के इतिहास में उस समय जो हुआ वो ऐतिहासिक रहा है और वो अविस्मरणीय है। उसी दौरान पार्टी ने जब मुझे टिकट दिया तो एक दिन पहले भी मुझे नहीं बताया किसी ने कि हम आपको राज्यसभा का टिकट देने वाले हैं या राज्यसभा भेजने वाले हैं। ये निश्चित रूप से मैं ये कहूंगा कि राजा और महाराजा माननीय दिग्विजय सिंह जी और माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जब राज्यसभा जा रहे हैं और उनके साथ किसान का बेटा बकरी चराने वाला भी राज्यसभा के उच्च सदन में जा रहा हो, ये सिर्फ चमत्कार भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है और भारतीय जनता पार्टी में ही संभव हो पाया। आज 21 जून 2026 को मेरा कार्यकाल पूर्ण होगा और कार्यकाल पूर्ण हुआ 6 साल का, लेकिन 6 साल के कार्यकाल में मैंने पूरे मध्य प्रदेश और देश भर में काम किया। मैं राष्ट्रीय नीति एवं शोध प्रभारी भी रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चे में पूरा देश घूमने का अवसर मिला। राजभाषा संसदीय समिति का सदस्य रहा, रेलवे संसदीय समिति का सदस्य रहा, अर्बन संसदीय समिति का सदस्य रहा, ST/SC संसदीय समिति का सदस्य रहा और साथ में पुरातत्व अभिलेख के सलाहकार बोर्ड का मेंबर भी रहा और तमाम प्रकार के काम करने का अवसर मिला। और मध्य प्रदेश में संगठनात्मक रूप से भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता का काम भी मुझे मिला और इन सब कामों को करते करते 6 साल कब पूर्ण होने वाले हैं इसका अंदाजा भी नहीं लगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और इस परिवार में प्रत्येक वरिष्ठ व्यक्ति ने मुझे मार्गदर्शन देने का काम किया, चाहे वो प्रदेश के नेतृत्व ने हो या केंद्रीय नेतृत्व ने हो। विशेषकर हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं उनसे तो 3-4 बार मेरी भेंट भी हुई और भेंट के दौरान बहुत सारे बात उन्होंने जो कही, मैं अपने जीवन में अगर राजनीति में बहुत सकारात्मक परिवर्तन पाता हूं तो देश की यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा जी, वो हमारे अभी सदन के नेता भी हैं। मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, तत्कालीन हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी। और उच्च शिक्षा में जब मैं था तो उच्च शिक्षा मंत्री हमारे माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, जो अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री है, माननीय हेमंत खंडेलवाल जी। वैसा सबके मार्गदर्शन में मुझे काम करने का अवसर मिला और ये जो काम बिल्कुल ऐतिहासिक रूप से मैं संपन्न कर पाया। मैं अपने कार्यकाल के अंतिम पड़ाव पर हूँ, लेकिन मैं बहुत संतुष्ट हूँ कि मैं बेहतर काम कर पाया पूरे देश के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर और विशेषकर संसद के अंदर मेरे आदिवासी भाइयों और बहनों का जो मुद्दे उठाए मैंने, वो मुद्दों से समाज के अंदर जो बरसों से आवाज दबी हुई थी, वो आवाज को राज्यसभा के उच्च सदन में और देश के सदन के अंदर पहली बार पहुंचाने का जो मौका पार्टी ने दिया मुझे, मैं सचमुच में धन्य हो गया। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के साथ साथ मैं सांसद बना, लेकिन पार्टी के नेतृत्व का मैं हृदय की गहराइयों से आभार भी व्यक्त करता। चलिए, आपको नेतृत्व दिया, आदिवासियों का मान बढ़ाया, राष्ट्रपति को भी आदिवासी वर्ग से आने का अवसर दिया, लेकिन जो मुद्दे आपने सदन में उठाए, आदिवासी वर्ग से जुड़ी हुई जो समस्याएं उठाई, जो ज्वलंत प्रश्न थे, चाहे आदिवासी बेटियों से विवाह करके जमीन का पूरा अधिग्रहण करना, इस तरह के माफिया से जुड़ा हुआ प्रश्न भी आपने उठाया। इन सब मुद्दों को आपने उठाया तो, लेकिन एड्रेस कितने हुए? देखिए मेरे ख्याल से मैंने अब तक राज्यसभा के अंदर 350 से अधिक प्रश्न पूछे सरकार से, उन सब का जवाब मिला और उनमें से 50-60% से अधिक सवालों के जवाब सकारात्मक मिले और उस पर काम भी हुआ। रही बात डिबेट की, बहस की, तो 205 से अधिक बहसों में मैं अभी तक भाग ले चुका हूं, आप उसको रिकॉर्ड पे देख सकते हैं। और उपस्थिति मेरी संसद के अंदर 100% है।
मैंने ये सोचा कि संसद के उच्च सदन में मैं आया और एक एक मिनट मेरे लिए बहुत कीमती है और मेरे समाज के लिए बहुत जरूरी है ये बात करना, और मेरी पार्टी के लिए भी ये बहुत जरूरी है। तो मेरी पार्टी ने मुझे मार्गदर्शन करके सदन में भेजा, तो सदन में मैं 100% उपस्थित रहा। जितने शून्यकाल के मुद्दे मैंने उठाए वो सारे के सारे पूर्ण हुए। सरकार ने सब पे गंभीरता से काम किया और मुझे गर्व है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। तो जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो कौन सा था जो सदन में आदिवासी वर्ग का प्रतिनिधि होने के नाते आपने उठाया, और वो मुद्दा आज भी एड्रेस करने योग्य है, जिस पर सारी सरकारों को ध्यान देना चाहिए? देखिए, मैं मध्य प्रदेश के जिस इलाके से आता हूँ वो है निमाड़, बड़वानी, खरगोन, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, इंदौर से जुड़ा हुआ है, महाराष्ट्र से लगा हुआ इलाका है ये। और बरसों से वहां पर, बरसों से मतलब 100 साल से अधिक समय से रेल की मांग की जा रही थी। कई दशक से रेलवे की मांग करने पर भी वो पूरी नहीं हुई थी। मैंने उसको शून्यकाल में उठाया, लिखा पढ़ी करी, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी व्यक्तिगत मिलकर अवगत कराया, माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से भी मिला, और सबसे मिलने के बाद प्रश्न भी इसके लगाए गए, और अंततः 2025-26 के बजट में 18,036 करोड़ रुपए स्वीकृत करते हुए इंदौर मनमाड रेल लाइन स्वीकृत की गई। इससे बड़वानी जिला, खरगोन जिला, धार जिला और महाराष्ट्र के 2 और आदिवासी जिले, ऐसे ये 5 आदिवासी जिले जुड़े, और ये ट्रैक का काम अभी प्रारंभ हो गया है, भूमि अधिग्रहण का काम प्रारंभ हो गया, और इसको विशेष रूप से स्पेशल प्रोजेक्ट के तहत सरकार ने रखा है, और 2029-30 तक इसको पूर्ण करने का लक्ष्य है। मुझे लगता है कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा अगर कोई काम हुआ हमारे आदिवासी समाज के लिए तो एक तो रेल का हुआ, दूसरी रोजगार से जुड़ा हुआ विषय था। हमारे पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी बेटे और बेटियों को रोजगार चाहिए था, जिसके लिए वो स्थानीय स्तर पर हमेशा परेशान रहते थे। छोटे उद्योग तो लगते रहे निमरानी में, पीथमपुर में, लेकिन अब जो फूड पार्क, और प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पे धार जिले में मेगा फूड पार्क के लिए एक बड़ा कार्यक्रम हुआ 17 सितंबर 2025 को, और उसमें हजारों नहीं लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा पश्चिमी मध्य प्रदेश के, और 100 से अधिक कंपनियों ने वहां पर जमीन परचेस करी इन्वेस्टमेंट के लिए। तो हमेशा मैंने आदिवासी भाई और बहनों के लिए, आदिवासी युवाओं के लिए रोजगार की जो चिंता की, वो रोजगार की चिंता यहाँ पर समाप्त होती है। ये एक बड़ा काम हुआ। दूसरा, पर्यटन की दिशा में भी मैंने बहुत सारे सवाल पूछे। तो निमाड़ से स्टेच्यू ऑफ यूनिटी तक सरदार सरोवर के बैक वाटर में जहाज चलेंगे, उससे थार, अलीराजपुर, बड़वानी और खरगोन जिले के युवाओं को रोजगार मिलेगा। पर्यटन में भी रोजगार की संभावना है। रही बात एग्रीकल्चर की, तो मैंने कहा कि हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, हर हाथ को काम। मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान में कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, और अभी के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी लगातार उद्वन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत हजारों करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान करके नदी और तालाबों से पानी उठाकर खेतों तक पहुंचाने का जो काम किया जा रहा है, उसमें निमाड़ और मालवा के अंदर नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर सिंचाई का रकबा कई लाख हेक्टेयर में बढ़ाने का काम किया। मेरे अपने अकेले जिले के अंदर, मैं बड़वानी जिले का रहने वाला हूं, इसी जिले के अंदर कम से कम 7,000 करोड़ रुपए के लिफ्ट इरिगेशन के काम हुए हैं। ये बड़ा काम हुआ है, और पूरा आदिवासी जिला और आदिवासी किसान, नर्मदा जी का पानी अगर उनके खेत तक पहुंचता है तो खेती की आय दुगुनी होती है। और इसीलिए हमारी सरकार ने कहा है कि किसानों की आय को दुगुना करना हमारा लक्ष्य है, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारी सरकार ने काम किया। मुझे उससे भी बहुत राहत मिली है, और मेरे किसान भाई और बहनों को खुशी हुई है। मैं सरकारों का, मेरे आदिवासी परिवार की तरफ से, समाज की तरफ से धन्यवाद करता हूँ, आभार भी व्यक्त करता हूँ। एक सांसद के रूप में जो सांसद निधि मिलती है, कितना उपयोग आप कर पाए, प्रतिशत में हम जानना चाहेंगे, और उसका ज्यादा हिस्सा किस क्षेत्र में आपने लगाया? अभी पिछले दिनों रिपोर्ट कार्ड जारी हुआ था सांसदों का। मध्य प्रदेश में राज्यसभा सांसद क्षेत्र विकास निधि की बात करूं तो सांसदों का सबसे ज्यादा तेज गति से खर्च करने का मेरे नाम से रिपोर्ट कार्ड में प्रकाशित हुआ अखबारों में। मुझे अखबारों के माध्यम से पता चला, मुझे 20 करोड़ रुपए प्राप्त हुए, और 20 करोड़ रुपए मैं पूरे ही खर्च कर चुका हूं। और विशेषकर आदिवासी क्षेत्र में छोटे छोटे काम, बिजली के, पानी के, सड़क के, स्कूलों के कमरे हैं, बच्चों के लिए पढ़ने के लिए
कंप्यूटर लैब है, ये सारी उपलब्ध कराने का मैंने काम किया। और विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा राशि खर्च की गई। दूसरा पानी के लिए, तीसरा स्थानीय स्तर पे छोटे छोटे इंफ्रास्ट्रक्चर, पुलिया है, छोटे से रोड है कच्चे, और जहां पर कीचड़ बहुत होता था उसको मैंने प्राथमिकता दी, और 20 करोड़ में जितना काम हो सकता था उतना किया। और आज की तारीख में 100% राशि मैंने सांसद क्षेत्र विकास निधि की खर्च कर दी। मेरे खाते में मात्र 4,000 रुपये अभी पड़े हुए हैं। सर, एक बड़ी बात जो आपने कहा कि आपका बैकग्राउंड बिल्कुल सामान्य है, कोई बहुत अधिक आपको संपत्ति परिवार से विरासत में मिली नहीं होगी। एक प्रोफेसर की अदद नौकरी जो आपने हासिल की, अच्छी खासी सैलरी होती, वो छोड़ दी, सांसद के रूप में आपका घर चल भी गया होगा, तो आने वाले समय की व्यवस्था कर ली, क्योंकि अब सांसद तो रहने वाले नहीं है, तो व्यवस्था राजनीति में आके हुई कि नहीं हुई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी भविष्य की चिंता नहीं करता है, पार्टी उसकी चिंता करती है। मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी का संगठन प्रत्येक कार्यकर्ता की चिंता करता है और हर प्रकार की चिंता करता है। मैं बहुत निश्चिंत हूं कि मेरी सेवा अवधि में मैंने जो काम किया मेरे समाज के लिए, मेरे देश के लिए, उससे मैं अपने आप को बहुत संतुष्ट और गौरवान्वित महसूस करता हूं। रही बात आगे क्या करेंगे, तो आगे की चिंता हमारा संगठन भी करता। मैं किसान का बेटा हूं, परिश्रमी हूं, और परिश्रम करके अपने जीवन को बेहतर तरीके से यापन करना और अपने संगठन के लिए रात और दिन समर्पित होकर काम करने का जो उद्देश्य है, चेरेवेती चेरेवेती का जो नारा है, उसको सार्थक करते हुए कदम आगे बढ़ाते चलेंगे। निश्चित रूप से सबके लिए ईश्वर व्यवस्था करता है, यहाँ तक कि जीव जंतु की भी व्यवस्था अगर वो करता है तो मैं तो मनुष्य हूँ, मेरी व्यवस्था होगी। सर, पर राजनेता जो अमूमन राजनेताओं और अधिकारियों की जो मन स्थिति है, जो स्थितियां हैं, वो तो ये कहती हैं कि राजनीति में आने से ही आगे वाली व्यवस्थाएं शुरू हो जाती, 7 पीढ़ियों की व्यवस्थाएं हो जाती हैं, उद्योग धंधे स्थापित हो जाते हैं, जमीनें खरीदी जाने लगती हैं। तो ऐसा कुछ आपने सोचा? मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं। मैं जब राजनीति में मुझे लाया गया तो भी मैंने नहीं सोचा, और राजनीतिक कार्यकाल पूर्ण होगा 21 जून 26 को, तो मैंने आगे का फिर भी नहीं सोचा। मैंने इतना सोचा कि मैं जब तक काम करूं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करूं और 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था हो जाए और अपना झोला झंडी लेकर घूमते रहूंगा। मैं प्राध्यापक था तब भी यही करता था, किसान मजदूर का बेटा हूं। खेतों में जब जाता था तो भी मैं अपना हल बखर लेके घर खेत में पहुंच जाता था। रूखी सूखी रोटी मेरी माँ बना के दे देती थी, मैं उसको ही लेके पहुंच जाता था। कभी बाजरे की रोटी, कभी ज्वार की रोटी, उसमें कभी लाल मिर्ची की चटनी, कभी मूंगफली के दाने पीसकर पत्थर पे पीसकर, कभी मिर्ची को पत्थर पे पीस के, कभी प्याज के साथ रोटी खा लेते थे, कभी रबड़ी जो मक्के की थुली आती थी उसको खा लेते थे। तो जीवन में कष्ट तो अनेक सहे हैं, और जब इतने ही कष्ट सहे हैं तो यही कष्ट मुझे आत्मविश्वास, यही परिश्रम मुझे आत्मविश्वास प्रदान करता है। और मैं भविष्य की चिंता बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। भविष्य की चिंता मेरे आराध्य देव करेंगे, मेरे पार्टी करेगी। मैं एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ, तो मुझे मेरी बहुत ज्यादा अपेक्षाएं नहीं है, तो बहुत ज्यादा टेंशन भी नहीं, चिंता भी नहीं है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा कार्यकर्ता हूँ कि जो कह रहा हूँ वही करता भी हूँ, जो जीवन में है वही बोल भी रहा हूँ। आप चेक कर सकते हैं, आप मेरे घर जाइए, मेरा घर जैसा पहले था वैसे ही है। पिताजी अभी खेत में मिलेंगे, बकरी चराते हुए, ढोर चराते हुए, जानवर चराते हुए, भैंस चराते हुए, बैलों को चारा डालते हुए अभी भी मिल जाएंगे। मेरी माँ अभी भी कोई झाड़ू पोछे गला जो घर के काम है उसमें लगी हुई होगी। मेरे माँ और पिताजी को आज भी नहीं पता है कि उनका बेटा क्या बना हुआ है। पार्टी का महामंत्री पार्टी ने मुझे बनाया, पार्टी ने महामंत्री बनाने का महत्वपूर्ण दायित्व दिया। आज महामंत्री जैसा बहुत बड़ा पद होता है। मैं प्रदेश नेतृत्व का और केंद्रीय नेतृत्व का आभार भी व्यक्त करता हूं कि मुझ जैसे आदिवासी किसान के बेटे को प्रदेश के महामंत्री के दायित्व से नवाजा। मैं सांसद राज्यसभा का निरंतर हूँ 26 तक। तो मुझे लगता है कि पार्टी हर कार्यकर्ता की चिंता करती है, और पार्टी जिसकी चिंता करती है उसको पार्टी के काम की चिंता करना चाहिए। बिल्कुल, आपने सही कहा। अब भूमिका की बात कहें, आपने अपनी भूमिका भी अच्छे ढंग से निभाई, आपने पार्टी की नौकरी भी छोड़ी, आपको जो कहा गया आपने एक बहुत वफादार कार्यकर्ता के रूप में सब किया। लेकिन पार्टी को जो करना था, जिस चीज के लिए आपका नाम चला कि आप प्रदेश अध्यक्ष भी बन सकते हैं, कभी मुख्यमंत्री पद की बात आई तो वहां भी आपका नाम आया, तो कहीं ऐसा तो नहीं पार्टी ने कम दिया है आपको? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं किसान का बेटा हूं, मजदूर का बेटा हूं। मुझे पार्टी ने जो सम्मान दिया, राज्यसभा का सांसद बनाकर जो सम्मान दिया, वो मेरा डॉक्टर सुमेर सोलंकी का सम्मान नहीं है। ये सम्मान
मेरे देश के 12 करोड़ आदिवासी भाइयों और बहनों का सम्मान है। मध्य प्रदेश के 2 करोड़ से अधिक आदिवासी भाइयों और बहनों का सम्मान है। आज मध्य प्रदेश से मैं 11 राज्यसभा सांसदों में से अकेला ही जनजातीय राज्यसभा का सांसद हूं। ये कितनी बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है। पार्टी ने जो मुझे दिया है वो पूरे समाज का सम्मान है, पूरे समाज को सम्मानित करने का काम किया। माध्यम भले मैं रहा हूं, तो मैं तो ये कहूंगा कि पार्टी ने जो मुझे दिया उसका ऋण मैं जीवन में कभी नहीं चुका सकता। पार्टी को तो विकल्प चाहिए था। सुमेर सिंह सोलंकी विकल्प के तौर पर मिल गए। एक संतुष्ट नेता हैं, संगठनात्मक चेहरा है, बौद्धिक व्यक्ति हैं, बहुत अधिक मांगेंगे नहीं। लेकिन आदिवासी वर्ग को तो अपना स्थान चाहिए, चाहे मुख्यमंत्री का चयन हो, प्रदेश अध्यक्ष का चयन हो। ऐसे पदों पर आदिवासी नेता का चयन क्यों नहीं होना चाहिए? चलो सुमेर सिंह सोलंकी ना हो, कोई और आदिवासी नेतृत्व हो जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जो सभी समाज की चिंता करता है। एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल और छोटे छोटे समाज को भी कहीं ना कहीं भूमिका में रखने के लिए चिंता की जाती है। यहाँ पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई समाज छोड़ गया या किसी वर्ग को छोड़ दिया। सभी वर्गों को अलग अलग जगह पर अपनी भूमिका दी जाती है और मुझे भी उसी रूप में एक भूमिका दी गई। उस भूमिका मैंने बखूबी किया। मैं अपने कामों से संतुष्ट हूं। कहीं थोड़ी बहुत कमी रही होगी तो मेरे वरिष्ठ नेताओं ने, मेरे वरिष्ठ नेतृत्व ने मुझे उसमें ठीक करने के लिए कहा, उसको मैंने ठीक भी किया। एक पूरे कार्यकाल के दौरान मुझे याद है कि मैंने मन, कर्म और वचन से किसी को दुखी नहीं किया। लेकिन लास्ट में सबसे माफी भी मांगूंगा कि एक सांसद के रूप में सबके साथ न्याय नहीं कर पाते हैं कभी भी। लेकिन मेरे को भरसक प्रयास मैंने किया है कि हर व्यक्ति जो मुझसे जुड़ा है या मेरे तक आया है, मैं भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता होने के नाते और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का वो सार अंतिम व्यक्ति तक को बेहतर सुविधाएं देना, मैं उसी पद चिन्हों पर चलते हुए इस काम को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारत राष्ट्र को महान बनाने के मिशन का नाम भारतीय जनता पार्टी, और इस मिशन का हमें एक बहुत छोटा सा हिस्सा है और इस हिस्से के रूप में हमने सकारात्मक रूप से काम करने का प्रयास किया, लोगों को जोड़ने का काम किया। राजनीति करने का काम कभी नहीं किया, लोगों को जोड़ने का काम किया, संगठन को मजबूत करने का काम किया, पिछड़े, दबे हुए, कुचले हुए और पीछे रहे हुए लोगों को आगे लाने का काम किया और हर एक गरीब व्यक्ति की आवाज बनकर उसकी समस्या का समाधान करने का काम किया। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग की चिंता करती है और हर वर्ग की चिंता करने की वजह से जनजाति समाज के हमारे विधायक भी आज की तारीख में, सांसद भी है, हमारे मंत्री भी है। केंद्र में 2 मंत्री मध्य प्रदेश से आज की तारीख में, माननीय डीडी उइके जी, माननीय सावित्री ठाकुर जी, और मध्य प्रदेश के अंदर भी, राज्य सरकार के अंदर भी मंत्री है, सांसद भी हमारे पास। तो ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी संगठन में भी आदिवासी भाइयों और बहनों को, जनजाति भाइयों और बहनों को स्थान देती है। प्रदेश महामंत्री जैसे दायित्व एक जनजाति परिवार के बेटे को देना, ये भी कोई छोटी बात नहीं है। तो पार्टी सबका ध्यान रखती है, ऐसा नहीं कि पार्टी किसी का ध्यान नहीं रखती है। पार्टी एक परिवार है और ये परिवार आज विश्व में सबसे बड़ा परिवार है, जो हमारे नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और नेतृत्व में निरंतर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता बखूबी मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए आगे बढ़ रहा है और मैं भी उन कार्यकर्ताओं में से एक कार्यकर्ता हूं। एक कार्यकर्ता आप हैं और आप अपने आप को राजनीति में निखार भी रहे हैं, अपने व्यक्तित्व कृतित्व के जरिए अपनी एक पहचान भी बना रहे हैं। लेकिन मूल रूप से आपकी पहचान अभी एक आदिवासी नेतृत्व के रूप में, कि पार्टी एक आदिवासी नेतृत्व को, एक नेता को आगे लाना चाहती, इसलिए पार्टी की विशेष कृपा है। तो क्या आप इसी ठप्पे के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आपको सिर्फ एक आदिवासी नेता के रूप में न जाना जाए, बल्कि एक उभरते हुए सशक्त नेतृत्व के रूप में, संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ने वाला एक ऐसा नेता जो भूमिका दी जाए उसको निभाता है, वो सिर्फ एक आदिवासी वर्ग का नेता नहीं होता? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि 350 से अधिक प्रश्न उठाए गए, 200 से अधिक बहस में भाग लिया और 100% संसद में उपस्थित रहा। तो पूरे समय किसी एक ही समाज की आवाज बन के काम किया, ऐसा नहीं है। मैंने कहा कि सबका साथ सबका विकास और सबके प्रयासों के साथ सबसे जुड़कर, आज अगर मैं संगठन में हूं या सांसद हूं
तो मैं किसी पर्टिकुलर किसी एक हिस्से के लिए काम कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। आज प्रदेश में महामंत्री मुझे पार्टी ने बनाया तो मैं छिंदवाड़ा संभाग का प्रभारी हूँ। छिंदवाड़ा संभाग में हमारे सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर राज्यसभा का सांसद रहा तो सभी समाज के लोग रहते हैं। तो मैंने पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति को या एक समाज को चिन्हित किया, ऐसा नहीं है। सबका साथ सबका विकास का नारा अगर दिया गया है तो हमारे मन में वो सारी चीजें हैं। हमने सबके लिए काम किया और पिछले 6 सालों में 2.5 साल कोविड की वजह से हम घरों में रहे, लॉकडाउन के अंदर रहे। मैंने 3.5 साल के अंदर जो कुछ भी किया वो भारत देश के हमारे सभी भाइयों और बहनों के लिए किया। लेकिन आदिवासी समाज से आता हूं तो आदिवासी समाज का दर्द सबसे पहले मेरे मन में उठता है, लेकिन गरीब भाइयों और बहनों के लिए और अन्य समाज के भाइयों और बहनों के लिए भी पीछे नहीं रहा। नहीं, आपने कहा कि दर्द उठता है। अब ये दर्द उठाया भी आपने, अपनी पहचान भी बताई, अपने चयन को आपने सार्थक भी सिद्ध किया। जब आपको वापस मध्य प्रदेश भेजा गया और कार्यकाल समाप्ति की ओर है, केंद्रीय नेतृत्व की ओर से कोई भरोसा मिला भविष्य के लिए? कोई टिप्स मिली आपको प्रधानमंत्री जी, केंद्रीय गृह मंत्री जी या नड्डा जी की तरफ से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में भविष्य की चिंता नहीं की जाती है। संगठन सर्वोपरि है। संगठन जो निर्णय लेता है उस निर्णय को स्वीकार करते हुए, सिरोधार्य करते हुए संगठन जब जब भी जो दायित्व देगा, चाहे वो मध्य प्रदेश में दे या देश में दे, हमारे को उसमें 100% रिजल्ट देने के लिए समर्पित भाव से काम करना है। और मैं उसी दिशा में, मुझे पार्टी नेतृत्व ने कहा कि आप मध्य प्रदेश के अंदर संगठन में काम करिए, तो मैं आज मध्य प्रदेश में प्रदेश महामंत्री के रूप में काम करने के लिए प्रारंभ कर चुका हूं। और मुझे पूरा भरोसा है कि मैं अपने तन मन धन से समाज के लिए बेहतर काम करने के लिए आया हूं और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में संगठन के लिए बेहतर काम करने के लिए हम निरंतर प्रयासरत। आपके सामने एक और बड़ी चुनौती है, क्योंकि आप संघ की विचारधारा के संवाहक हैं। अब चुनौती खड़ी हो रही है उमंग सिंगार की ओर से। नेता प्रतिपक्ष हैं, आदिवासी चेहरा बनने की दौड़ में बहुत आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आदिवासी अस्मिता, संस्कृति और सम्मान के साथ उनकी पहचान की बात भी उठा रहे हैं, एक अलग पहचान बनाने की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने एक चिंगारी के रूप में एक नया शिगुफा छोड़ दिया। ये चुनौती तो होगी, क्योंकि बड़ा आदिवासी वर्ग दिखाई भी देता है उनकी सभाओं में, नारे लगाते दिखाई देता है। तो इस विषय पर आपका क्या कहना है? देखिए, जनजाति, आदिवासी या जनजाति समाज में मेरा भी जन्म हुआ। 45 साल से अधिक की मेरी आयु है। समाज को मैं बहुत नजदीक से जानता भी हूँ। समाज की परंपरा, रीति रिवाज और पूजा पद्धति को भी मैं बेहतर से जानता हूँ। उमंग सिंगार जी आदिवासी समाज के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। कई बार बिना सिर पैर की वो बात करते हैं, लोगों को भ्रमित करने की बात करते हैं, झूठ बोलने की बात करते हैं। वो कहते हैं आदिवासी हिंदू नहीं है। ऐसे शब्द उनके मुख से शोभा नहीं देते हैं, क्योंकि वो मुझे हनुमान जी के मंदिर में भी दिखाई देते हैं। वो मुझे गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश जी की प्रतिमा बांटते हुए भी दिखाई देते हैं, और भगवान शिव के मंदिर में वो जल अर्पित करते हुए शिव जी पर वो भी दिखाई देते हैं। और वो कई बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए भी दिखाई देते हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है, और दूसरी तरफ वो हिंदू धर्म के सभी पूजा पद्धतियों में भाग लेते हैं। नेता है इसलिए करना पड़ता हो। नहीं, धर्म के साथ आप मजाक नहीं कर सकते। राजनीति अपनी जगह पर है। राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए धर्म में इस प्रकार से बयान देना ये ठीक नहीं है। हमारा आदिवासी समाज समझता है, जानता है, उनकी परंपराओं को भी जानता है, और जो बोलने वाला है उसको भी जानता है कि कितना सच और कितना झूठ बोल रहा है। मैं सार्वजनिक रूप से कह चुका हूं कि आदिवासी समाज तिलक लगाता है, पगड़ी बांधता है, धोती पहनता है, वो प्रकृति की पूजा करता है, वो पेड़ पौधों की पूजा करता है, वो नीम की पूजा करता है, पीपल की पूजा करता है, बरगद की पूजा करता है, वो तुलसी की पूजा करता है, वो कलम के पेड़ की पूजा करता है, वो साजड़ के पेड़ की पूजा करता है, वो सूरज देवता की पूजा करता है, वो चंद्र देवता की पूजा करता है, वो नदी की पूजा करता है, हवा पवन देवता की पूजा करता है, अग्निदेव की पूजा करता है। आप मुझे बता दीजिए कि आदिवासी समाज सुबह उठता है और चाहे अच्छा काम हो या बुरा काम हो, या कुछ अच्छी घटना घट गई हो या बुरी घटना घटी हो, सबके दौरान वो कहता है राम राम भाई। जब वो मैं अपने 49 साल की आयु होने जा रही है मेरी,
मैंने जब से होश संभाला है तब से हमारे वरिष्ठ समाज के लोगों ने राम राम करते ही मैंने सुना है। हर गांव के अंदर बजरंगबली बाबा का मंदिर है। मुझे बताइए, धार जिले के हर गांव में बजरंगबली बाबा का मंदिर है। अन्य देवी देवताओं के मंदिर भी हैं, वो खुद भी पूजा करते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं कि राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए धर्म को लेकर इस प्रकार का ज्ञान, भ्रमित कर देने वाला ज्ञान देना, ये शोभा नहीं देता है। धर्म के ऊपर बोलने का आपको अधिकार नहीं है। आप एक राजनेता हो और लोगों को भ्रमित करके, लोगों को बरगला कर इस प्रकार से झूठी जानकारी देना ये ठीक नहीं है। मैं उनको सलाह भी देना चाहूंगा, वो वरिष्ठ नेता है, सलाह इस बात की देना चाहूंगा कि जो तथ्यों पर आधारित है उस पर बात कीजिए, भ्रमित करने का काम न कीजिए। आपकी कथनी और करनी में अंतर है। आप कहते क्या हो और करते क्या हो ये सबको दिखता है। पर ये तोड़ निकाल नहीं पा रही बीजेपी, क्योंकि वो तो बढ़ते ही जा रहे हैं, वो रुक नहीं रहे। तमाम तर्कों के साथ भीड़ एक अंकुरित हुई है। ये सोच कब बढ़ जाएगी, इसका अंदाजा शायद हम लगा नहीं पा रहे। देखिए, ये अंकुरित नहीं होगा। हमारा समाज अब भ्रमित होने वाला नहीं है। ये पक्के में बोल रहा हूं कि अब हमारा जनजातीय समाज इस प्रकार की राजनीतिक स्टंटबाजी या झूठ और भ्रम फैलाकर किसी की राजनीतिक रोटियां अब सेकी नहीं जा सकती। पता है आपको कि कांग्रेस ने 2018 में भी झूठ बोला था, और झूठ की सत्ता कितने दिन तक चली? 2023 जब आया तब भी उन्होंने झूठ बोला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बम्पर वोटों के साथ 165 से अधिक आज विधायक हैं। तो आज इतना हमारा जो समाज है वो इतना सक्षम और समझदार हो चुका है, झूठ बोलने वाले नेताओं को वक्त आने पर सबक सिखाएगा। बहुत बढ़िया आपने बातें रखी। अपने पक्ष को आप बहुत मजबूती से रखते हैं। संसद में इतनी बार आपने अलग अलग विषयों पर अलग अलग चर्चाओं में भाग लिया, विषयों पर भी आपका सिलेक्शन हुआ। अब अंतिम सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। कुल मिलाकर अब तक का जो कार्यकाल रहा, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? जो डिसीजंस लिए, कोई ऐसा निर्णय आपने लिया जिसको बदलने की आपको इच्छा होती है या जिसके लिए पछतावा होता है? और आगे आपकी राजनीति की दिशा किस ओर जाएगी? कैसे आप राजनीति में आगे इतनी भीड़ और इतनी चालबाजियों के बीच अपना मुकाम हासिल करेंगे? इन सब विषयों पर एक अंतिम सवाल आपसे। देखिए, जहां तक निर्णय की बात है तो निर्णय में अकेला जरूर लेता हूं, लेकिन सुनता सबकी। सबके मन के विचारों को जानने के बाद, वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन के बाद जो बेहतर होता है मैं उस पर अपना निर्णय देता हूं। इसलिए मुझे इस कार्यकाल के अंदर कभी भी अपना निर्णय बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। जिसमें सबकी सहमति, उसमें मेरी सहमति, इसलिए निर्णय बदलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ी। दूसरी बात, मेरे कार्यकाल से संबंधित में कार्यकाल को लेकर मैं कितना संतुष्ट हूं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा जो कार्यकाल है उसको लेकर मैं पूरी तरीके से बहुत बेहद संतुष्ट हूं। मैंने एक रोड मैप बनाया था। जब कोविड अवधि में घर के अंदर था और मैं सांसद बन गया था, तो मैंने एक विजन डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया कि अगले 6 साल में मुझे इतने काम करना है, इस दिशा में मैंने काम करना है। मैंने उसी दिशा में काम किया, मैं दिशा भ्रमित भी नहीं हुआ। और आज मुझे बेहद खुशी है कि मैंने जो तय किया था माइलस्टोन, वो पूरे के पूरे पूर्ण हुए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की हमारी सरकार ने जितनी बातें हमने मांगी वो पूरी की पूरी दी, और जितने काम मैंने सोचे थे वो पूरे हुए। और हमारे क्षेत्र की जनता के लिए जो जन कल्याण की सरकार की योजनाएं थी वो भी पूरी हुई। तो मुझे लगता है कि अब ऐसी कोई कमी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है जिसको लेकर मैं अपने कामों को लेकर मैं मुझे ठीक नहीं लगे। ऐसा नहीं, मैं बहुत संतुष्ट हूं। और मुझे लगता है कि मेरी जो मार्कशीट है, मेरा जो प्रमाण पत्र है, वो मेरे क्षेत्र की जनता, मेरे मध्य प्रदेश की जनता और मेरा संगठन देगा। लेकिन अपने आप को मैं संतुष्ट पाता हूं, और अंतर आत्मा मुझे कहती है कि सुमेर तूने बहुत बेहतरीन काम किया। तो आगे जो बात आपने कही, बस इससे एक क्वेश्चन उठता है कि सियासत में मेन स्ट्रीम की राजनीति चुनावों से होकर निकलती है। जो मैंने आखिरी प्रश्न किया था, दशा और दिशा, इसमें
सियासी राजनीति में, जो चुनावी राजनीति, उसका हिस्सा भी बनना चाहेंगे आप? बिल्कुल, पार्टी संगठन अगर मुझे आदेश करेगा तो मैं हर उस चुनौती में अपना काम करने के लिए पसंद करूंगा जो पार्टी मुझे देगी, और मैं करूंगा और बेहतर बखूबी तरीके से करूंगा। पार्टी मुझे कह देगी सुमेरा तुम्हें ये भी करना है तो मैं भी करूंगा। पार्टी ने जब जब मुझे जो जो कहा मैंने करके दिया है। आगे भी पार्टी संगठन का निर्णय सर्वोपरि है। संगठन जो कहेगा मैं उस आधार पर अपने कामों को पूर्ण करूंगा, उस लक्ष्य को पूरा करूंगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुमेर सिंह जी। आप यूं ही राजनीति के पैमाने पर अपने आप को साबित करते हुए आगे बढ़ते रहें और ईश्वर आपका साथ दे। आप इसी तरह शुचिता और पारदर्शिता के साथ राजनीति में आगे बढ़ें और राजनीति के दुर्गुण आप में न लगे, ये भी हम उम्मीद करेंगे, क्योंकि अच्छे राजनेताओं की बहुत जरूरत है। तो फेस बियॉन्ड फेस में आज इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।